25 दिसंबर 2024 क्रिसमस का दिन अजरबैजान एयरलाइंस का एक एम्ब्रायर 190 कजाकिस्तान में आग की लपटों में गिर जाता है। 67 लोग सवार थे। 38 की मौत हो गई, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल हैं। फ्लाइट 8243 बाकू से चेचन्या के ग्रोजनी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन जब वह रूसी हवाई क्षेत्र से गुजर रही थी तो कुछ भयावह घटित हुआ। छर्रे विमान के ढांचे में घुस गए। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। रूसी हवाई अड्डों पर उतरने की बजाय उसे मजबूरन कैस्पियन सागर पार कर कजाकिस्तान जाना पड़ा। रूस ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, या तो यूक्रेनी ड्रोन थे या शायद खराब मौसम था। पुतिन ने इस दुखद घटना के लिए माफी मांगी, लेकिन अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। हादसे के 7 महीने बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने चुप्पी तोड़ी और एक बयान दिया, जिससे कूटनीति की कोई भी संभावना खत्म हो। ये विचार कि शायद किसी यूक्रेनी ड्रोन ने विमान को निशाना बनाया था बिल्कुल हास्यास्पद है। विमान पर 2 हमले हुए थे। एक यूक्रेनी ड्रोन अजेरी विमान को निशाना बनाकर मार गिराता है, और यह फिर से होता है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों की कहानी जैसी है। हम जानते हैं कि क्या हुआ था। इसके अलावा रूस का हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया गया था। हवाई जहाज के टकराए जाने के कई मिनट बाद, और यह भी उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इसकी घोषणा नहीं की। तो यह सब आज के आसमान की तरह साफ थे। यह घोषणा केवल एक विमान के बारे में नहीं है। यह एक दशकों पुराने गठबंधन के अंत और ऐसी शुरुआत के बारे में है जिसकी पुतिन ने कभी कल्पना नहीं की थी। एक पूर्व सहयोगी जो अब पूरी दुनिया के सामने उन्हें झूठा कहने से नहीं डरता। लेकिन इस पूरी कहानी में पुतिन के लिए यह और भी ज्यादा चिंताजनक है। जब अजरबैजान रूस से दूर हो रहा था, तब वह एक और देश के करीब जा रहा था जिसे पुतिन अपना अस्तित्वगत दुश्मन मानते हैं, यूक्रेन। जो एक क्रिसमस पर हुई हवाई त्रासदी के रूप में शुरू हुआ था, वह एक ऐसे गठबंधन में बदल सकता है जो क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा। और रूस, खैर, वे इसे जानते हैं, इतना कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अजरबैजान पर एक ऐसी बात का आरोप लगाना शुरू कर दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रूस के क्षेत्र के खिलाफ सैन्य अभियानों में यूक्रेन की सक्रिय रूप से मदद करना। इस स्थिति तक पहुंचने के कारणों को समझने के लिए हमें उस क्रिसमस दिवस पर लौटकर हर विवरण की गहराई से पड़ताल करनी होगी, क्योंकि सबूत एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जो रूसी आधिकारिक संस्करण से काफी अलग है। फ्लाइट 8243 ने बाकू से सुबह 8 बजे स्थानीय समयानुसार सामान्य रूप से उड़ान भरी। यह एक नियमित उड़ान थी जिसे केवल 2 घंटे लगने थे, लेकिन जब विमान रूसी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तो कुछ असाधारण हुआ। यात्रियों ने धमाकों की आवाज सुनी। अजीब धातु की वस्तुएं केबिन में घुस गईं। लोगों को छर्रों से चोटें आईं, जिससे वे खून बहाने लगे। ये छर्रे धड़ की धातु को पार कर गए थे। लेकिन यहां एक और भी चिंताजनक बात है। विमान का जीपीएस सिस्टम भी जाम कर दिया गया था। और यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सैन्य रणनीति है जो हवाई रक्षा अभियानों में अक्सर उपयोग होती है। और फिर वह निर्णय आया जिसने सब कुछ प्रकट कर दिया। रूसी हवाई यातायात नियंत्रण ने क्षतिग्रस्त विमान को पास के रूसी हवाई अड्डों की ओर मोड़ने के बजाय चालक दल को कैस्पियन सागर के पार कजाकिस्तान तक उड़ान भरने का आदेश दिया। एक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त विमान और खराब होते हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ 400 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा। ऐसे समय में सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वहीं पास में लैंड करना आसान नहीं होता? देखिए, इस सवाल का जवाब एक साथ ही सरल और चौंकाने वाला है। जरा सोचिए,
यदि विमान समुद्र में गिर जाता, जैसा शायद इरादा था, तो सबूत बरामद करना लगभग असंभव होता। मलबा कैस्पियन सागर की गहराई में चला जाता और सच भी उसके साथ डूब जाता। लेकिन अजरबैजानी पायलटों ने अपनी असाधारण कौशल और साहस के दम पर विमान को इतनी देर तक हवा में रखा कि वह जमीन तक पहुंच सके, और यहीं से रूस की छुपाने की कोशिशें बिखरने लगीं। रूस की पहली सफाइयां लगभग हास्यास्पद थीं। उन्होंने कहा कि विमान पक्षियों के झुंड से टकरा गया था, लेकिन विमानन विशेषज्ञों ने इस दावे पर हंसी उड़ाई। पक्षी उस ऊंचाई पर नहीं उड़ते जहां शुरुआती नुकसान हुआ था, और पक्षी कभी भी मिसाइल के टुकड़ों जैसे छेद के पैटर्न नहीं बनाते। फिर उन्होंने अपना बयान बदल दिया, शायद खराब मौसम था। लेकिन मौसम के आंकड़े उस इलाके में गंभीर हालात की पुष्टि नहीं करते थे। तीसरा प्रयास सबसे अधिक प्रकाशित करने वाला था। उन्होंने स्वीकार किया कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण उस क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय थीं। पुतिन ने अंततः अलियेव को कॉल किया। दुर्घटना के 3 दिन बाद दोष स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए माफी मांगने के लिए कि यह दुखद घटना रूसी हवाई क्षेत्र में हुई। यह एक सावधानी पूर्वक चुनी गई रणनीति थी ताकि हुई घटना की कानूनी जिम्मेदारी से बचा जा सके। लेकिन अलियेव कूटनीतिक खेलों में रुचि नहीं रखते थे। उनके पास सबूत थे। फ्यूजेलाज में कई छेद थे। धातु के कणों से यात्री घायल हो गए थे। विस्फोटों की आवाज सुनने वाले बचे हुए लोगों के बयान, सभी बातें एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत कर रही थी। एक रूसी एयर डिफेंस मिसाइल, शायद पैंट्सिर सिस्टम, ने एक नागरिक विमान को निशाना बनाया था जिसमें क्रिसमस पर घर लौटती हुई कई परिवार सवार थे। उसके बाद अलियेव ने एक अकल्पनीय काम किया। उसने रूस के सामने ऐसी 3 अस्वीकार्य मांगे रखी। इससे क्यों मांगे रखी? उन्हें औपचारिक रूप से अपनी गलती मानकर दोषियों को दंडित कर पीड़ितों को पूर्ण मुआवजा देना होगा। क्या ये कूटनीतिक सुझाव नहीं थे? ये अल्टीमेटम थे। रूस की प्रतिक्रिया खुलासा करने वाली थी। उन्होंने सहयोग के बजाय बदला लेकर स्थिति बिगाड़ने का रास्ता चुना, और यहीं से यह संकट एक हवाई दुर्घटना से कहीं बड़ा बन गया। हादसे के कुछ ही महीनों बाद रूस के येकातेरिनबर्ग में कुछ भयानक हुआ। रूसी सुरक्षा बलों ने एक इलाके में हिंसक कार्रवाई की जहां अजरबैजानी प्रवासी मजदूर रहते थे। 2 भाई जियादिम और रुजेम सफारोव को हत्या की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो बाद में हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। भाई पुलिस हिरासत में रहते हुए मारे गए। रूस ने दावा किया कि एक की मौत दिल के दौरे से हुई थी, लेकिन अजरबैजानी अधिकारियों ने इसे कुछ बहुत अलग देखा। एक संकेत, एक दिखावटी हत्या, बाकू के लिए एक संदेश कि रूस जब चाहे तब अजरबैजान के नागरिकों को उनकी अपनी सीमाओं के भीतर भी निशाना बना सकता है। और अजरबैजान की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। सरकार ने रूसी राजदूत को तलब किया, रूस से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए और यातना व हत्या के आरोपों की जांच शुरू की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी होना बाकी थी। 30 जून को अजरबैजानी पुलिस ने बाकू में रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के कार्यालय पर छापा मारा। उन्होंने प्रधान संपादक और निदेशक को हिरासत में लिया, और फिर उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात का पता लगाया। जांच में पता चला कि कार्यालय का इस्तेमाल रूसी संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी के संचालन केंद्र के रूप में किया जा रहा था। इससे एक राजनयिक विवाद जासूसी के टकराव में बदल गया। अजरबैजान ने अपने क्षेत्र में एक रूसी खुफिया ऑपरेशन को सार्वजनिक कर दिया था। यह ऐसा था जैसे वह सूचना युद्ध की घोषणा कर रहा हो। लेकिन अलियेव यही नहीं रुके। उन्होंने सोवियत युग के बाद कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया था। अजरबैजानी नागरिकों के लिए रूस या वैगनर ग्रुप के लिए लड़ना अवैध बना दिया। साथ ही यूक्रेन के लिए लड़ना पूरी तरह से कानूनी छोड़ दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था,
और इसी उग्र माहौल में रूस के सबसे विस्फोटक आरोप सामने आए। रूसी सरकारी मीडिया ने एक साजिश सिद्धांत फैलाना शुरू किया जिसमें अजरबैजान को सीधे यूक्रेन युद्ध से जोड़ने की कोशिश की गई। रूसी टीवी पर अजरबैजान और मशहूर ऑपरेशन टेया दे अरान्हा के बारे में बताया गया जिससे रूस को अरबों का नुकसान हुआ। हमारी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया है कि अजरबैजान की विशेष सेवाओं ने रूस में अपने डायस्पोरा का उपयोग करके यूक्रेनी विशेष सेवाओं को ऑपरेशन ऑफ सबोटाज और टेररिज्म में मदद की, जिसका उद्देश्य रूस की एयरोस्पेस फोर्सेस की रणनीतिक विमानन को निशाना बनाना था। यह जानकारी टेलीग्राम चैनल नोटास दे वेटरानो ने दी है। अपनी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि अजरबैजानी डायस्पोरा ने अपने व्यापारिक अवसरों और बुनियादी ढांचे, बाजारों और गोदामों का उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स और माल के परिवहन में मदद की। इसी वजह से रूसी खुफिया एजेंसियां वर्तमान में अजरबैजानी डायस्पोरा को निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं, जो शब्दशः अजरबैजानी खुफिया एजेंसियों के ठिकाने हैं और यूक्रेनियों के साथ करीबी संपर्क में काम कर रही हैं। रूसी आरोप सीधा था। रूस में अजरबैजानी समुदाय ने यूक्रेन की मदद की थी कि वह रूसी सैन्य ठिकानों पर सबसे विनाशकारी हमलों में से एक को अंजाम दे सके। ऑपरेशन टेया डी अरान्हा ने 117 ड्रोन नष्ट कर दिए, 5 रणनीतिक बमवर्षक ठिकानों को निशाना बनाया और अरबों डॉलर का अनुमानित नुकसान पहुंचाया। परंतु इस सिद्धांत में एक खामी थी, यह पूर्णतः काल्पनिक था। ऑपरेशन टेया डी अरान्हा रूसी सुरक्षा सेवाओं के लिए पूरी तरह से अपमानजनक थी। यूक्रेनी ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर रूसी क्षेत्र में घुसने में सफल रहे और देश की सबसे सुरक्षित सैन्य संपत्तियों में से कुछ को निशाना बनाया। यह एक विनाशकारी खुफिया विफलता थी, लेकिन अयोग्यता मानने के बजाय रूस ने एक ज्यादा आरामदायक कहानी चुनी, अजरबैजान को दोष देना। इससे कई उद्देश्य पूरे हुए। यह फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की विफलता से ध्यान भटकाता था। इसने पहले से चल रहे अजरबैजानी समुदाय पर हो रहे दमन को जायज ठहराया। तीसरा, यह अन्य पूर्व सोवियत देशों को एक संदेश भेजता था, यूक्रेन के साथ जुड़ने पर आपको आतंकवादी माना जाएगा। यह एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था। यह काम नहीं आई। जब रूस साजिशी सिद्धांत बना रहा था, अजरबैजान वास्तव में यूक्रेन की मदद कर रहा था, न कि गुप्त तोड़फोड़ अभियानों के साथ, बल्कि कुछ और भी शक्तिशाली चीज के साथ, खुला और लगातार समर्थन। रूसी आक्रमण की शुरुआत से ही अजरबैजान ने यूक्रेन को $42 मिलियन से अधिक की मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता भेजी है। दवाइयां, भोजन, बिजली के उपकरण, जो रूसी हमलों से तबाह हुई ऊर्जा नेटवर्क की मरम्मत के लिए जरूरी थे। 130 से अधिक ट्रांसफार्मर, 70 जनरेटर, लाखों मीटर बिजली के तार। लेकिन असली बात तो यह थी कि बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों ने पुतिन को सच में नाराज कर दिया। कराबाख संघर्ष के बाद बारूदी सुरंग हटाने में अजरबैजान को बहुत अनुभव है। उसने रिवाइवल पी जैसी मशीनें भेजी ताकि यूक्रेन को हाल ही में मुक्त कराए गए इलाकों को साफ करने में मदद मिल सके। रूस के लिए यह एक लक्ष्मण रेखा थी, लेकिन रूस शायद इस पूरी कहानी में यह सही से नहीं समझ पाया कि 2025 का अजरबैजान 3 साल पहले वाला देश नहीं है। क्षेत्र की शक्ति गतिशीलता में मौलिक परिवर्तन हुआ था और उस चीज का नाम है नागोर्नो कराबाख। नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का एक पहाड़ी क्षेत्र है जो 1990 के दशक से आर्मेनिया के नियंत्रण में है। 3 दशकों तक अजरबैजान के लगभग 20% क्षेत्र पर आर्मेनिया का नियंत्रण था और 7 लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। और इन सभी वर्षों के दौरान रूस इस संघर्ष का इस्तेमाल अजरबैजान को नियंत्रित करने के एक तरीके के रूप में करता रहा। दोनों पक्षों को हथियार देता रहा और ऐसा संतुलन बनाए रखा जिससे बाकू की विदेश नीति पर उसका नियंत्रण बना रहे। लेकिन सितंबर 2023 में खेल बदल गया और अजरबैजान ने वह हासिल कर लिया जिसकी वह 3 दशकों से तलाश कर रहा था, नागोर्नो काराबाख पर पूरी तरह से फिर से कब्जा। सिर्फ 24 घंटों में अजरबैजानी सेनाओं ने अलगाववादी गणराज्य को खत्म कर दिया और उस क्षेत्र को फिर से अपने में मिला लिया।
सबसे महत्वपूर्ण बात, शांति सेना तैनात रूस ने इस क्षेत्र में इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह जीत क्यों इतनी अहम थी? क्योंकि दशकों तक कराबाख का अनसुलझा संघर्ष रूस का मुख्य दबाव का साधन था। अजरबैजान पर रूसियों ने इस संघर्ष को जमे हुए रखा और इसका इस्तेमाल आर्मेनिया की विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए किया, और खुद अजरबैजान की भी। लेकिन जब रूस यूक्रेन में फंस गया तो काकेशस क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने की उसकी क्षमता नाटकीय रूप से कम हो गई। रूसी शांति सेना अंततः निष्क्रिय दर्शक बन गई और अलियेव ने महसूस किया कि उसके पास एक ऐतिहासिक अवसर की खिड़की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कराबाख की पुनः विजय केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक भू राजनीतिक मुक्ति थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार अजरबैजान रूस पर निर्भरता के मुख्य कारण से मुक्त हो गया था और इससे सब कुछ बदल गया। अब को अलियेव कुछ ऐसा कर सकते थे जो सितंबर 2023 से पहले अकल्पनीय माना जाता था। रूस का सीधे सामना करना बिना प्रतिशोध के डर के। संघर्ष अजरबैजान की शर्तों पर निपटा, रूस की नहीं। तुर्की के साथ गठबंधन भी एक महत्वपूर्ण कारक था। अजरबैजान और तुर्की सिर्फ साझेदार नहीं है, उनके बीच एक रक्षा समझौता है जो किसी भी सैन्य हमले की स्थिति में एक दूसरे का पूरा समर्थन करने को बाध्य करता है। तुर्की नाटो का सदस्य होने के कारण यह वास्तव में नाटो की सुरक्षा गारंटी है। इसका अर्थ है कि अजरबैजान पर रूस के किसी भी सैन्य हमले से नाटो के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष हो सकता है। यह एक ऐसा जोखिम है जो यूक्रेन में उलझे हुए पुतिन बिल्कुल नहीं उठा सकते। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि अजरबैजान सिर्फ सैन्य रूप से अपनी रक्षा कर रहा था, वे गलत हैं। वह एक आर्थिक विकल्प भी बना रहा था जो सीधे रूसी हितों को चुनौती देता है, जिसे मिडिल कॉरिडोर कहा जाता है। यह एक नया व्यापार मार्ग है जो चीन को यूरोप से जोड़ता है, जो मध्य एशिया से होकर कैस्पियन सागर पार करता है और फिर अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की से होकर गुजरता है। यह मार्ग रूसी क्षेत्र को बाईपास करके एशिया और यूरोप के बीच व्यापार पर रूस के एकाधिकार को तोड़ता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अजरबैजान नए व्यापार मार्ग के केंद्र के रूप में उभर रहा है, अपने बंदरगाहों और रेलवे को आधुनिक बनाकर, ताकि अधिक माल संभाल सके। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस होकर होने वाला व्यापार अब प्रतिबंधों के कारण इस अजरबैजानी मार्ग पर बड़े पैमाने पर स्थानांतरित हुआ है। पुतिन के लिए यह सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि एक अस्तित्वगत खतरा भी है। अजरबैजान सचमुच वह बुनियादी ढांचा बना रहा है जिससे वह हमेशा के लिए रूसी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र हो सके। और अब रूस के विकल्प दिन ब दिन और सीमित होते जा रहे हैं। पुतिन अजरबैजान सीमा पर सैनिक भेज रहे हैं और आर्मेनिया के ग्यूमरी स्थित रूसी सैन्य अड्डे को सुदृढ़ बना रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से धमकी भरे संकेत हैं। वास्तव में रूस के पास एक और अहम मोर्चा खोलने हेतु संसाधनों की कमी है। पुतिन की सेना कमजोर, थकी हुई और पूरी तरह यूक्रेन पर केंद्रित है। अजरबैजान के साथ युद्ध शुरू करना, दूसरे शब्दों में तुर्की से टकराव और आगे चलकर खुद नाटो से टकराव के बराबर होगा। तो पुतिन ने वही किया जो वे हमेशा करते हैं जब सैन्य बल का उपयोग असंभव हो, जिसे वे हाइब्रिड दबाव कहते हैं। वे रूस में रहने वाले अजरबैजानी समुदाय का उत्पीड़न कर रहे हैं, सूचना युद्ध छेड़ रहे हैं, आर्थिक दबाव बना रहे हैं और अपने सहयोगियों के जरिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। अजरबैजान रूस का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ईरान तथा मध्य पूर्व के साथ रूसी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। आर्थिक परस्पर निर्भरता पूर्ण विच्छेद को रोकती है। परिणाम स्वरूप एक अजीब स्थिति बनती है, एक नियंत्रित शत्रुता। दोनों देशों को स्थिति को और न बिगाड़ने और पहले जैसी स्थिति में वापस न जाने का एहसास है। और यही हमें राष्ट्रपति अलियेव के उस विनाशकारी बयान पर वापस ले आता है।
जब उन्होंने रूसी स्पष्टीकरणों को किंडरगार्टन की कहानी कहा तो वह सिर्फ एक विमान की बात नहीं कर रहे थे। वह सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहे थे कि अजरबैजान अब इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा। यह भू राजनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। अन्य देश इस सब को देख रहे हैं। आर्मेनिया, जो कराबाख में रूस की विफलता से ठगा महसूस कर रहा है, स्वयं कदम उठा रहा है। उन्होंने रूस के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी है और यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। कजाकिस्तान में, जहां अजरबैजानी विमान गिरा था, वहां की अधिकारियों ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति दी, याहिउस्सी की पूर्णता दी, जिससे संकेत मिला कि वे रूसी कार्रवाइयों को छुपाने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि जॉर्जिया, जो ऐतिहासिक रूप से रूस के प्रति सतर्क रहा है क्योंकि उसके क्षेत्र पर कब्जा किया गया है, वह भी देख रहा है कि कैसे अजरबैजान ने रूस का सामना किया और अपेक्षाकृत बिना नुकसान के बाहर निकल गया। हम जो देख रहे हैं वह रूसी प्रभाव क्षेत्र का धीरे धीरे पतन है, न कि क्रांति या युद्ध के माध्यम से, बल्कि पुराने सहयोगियों द्वारा अधीनता स्वीकार करने से सीधे इनकार के कारण। पुतिन ने अपनी शक्ति इस धारणा पर बनाई थी कि सोवियत संघ के बाद के देशों के पास रूसी वर्चस्व स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कि वे औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं। अजरबैजान का मामला साबित करता है कि यह धारणा गलत थी। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन और अजरबैजान के बीच गठबंधन वास्तव में क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है? अपना जवाब टिप्पणियों में दें। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। सबटाइटल्स। अद्रियाना।